Yes, my 11th class dear students, you are again welcome in your biome academic and spiritual science classes. My dear students, आज मैं आपके बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर का लास्ट सेगमेंट एंजाइम को लेकर के आपके बीच में आया हूं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, आज हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे इस एंजाइम से। ठीक है, तो हम मोरओवर हमारी एनसीईआरटी में पहले कितना कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है उसको जानने के बाद जो कुछ और जान सकते हैं या जितना जानना हमारे लिए जरूरी है उसके बारे में भी हम लोग जो है अध्ययन करेंगे, जानेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आइए सबसे पहले यहाँ पर भी मैंने कोशिश किया है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए एक साथ, ताकि उनको नोट्स मिल सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी हम आपको इंग्लिश में समझाएंगे हिंदी बोल करके वही हम आपको हिंदी में भी समझाएंगे। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड परफेक्टली। मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। आप समझिए इधर से और इधर आप नोट भी बनाइएगा। हाँ, दोनों वर्जन अगर हम आप समझाएंगे, जहां टफ होगा वहां दोनों वर्जन लेंगे, अदरवाइज आपका टाइम सेव हो, इसके लिए सेव हो, इसलिए हम इंग्लिश मीडियम को लेकर आगे चल रहे हैं। यस, तो डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम क्या है? Dear students, enzyme is a biological catalyst. इसको सबसे पहले, इसके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है ये जॉन जैकब बर्जीलियस ने इसको जो है इसके कॉन्सेप्ट को बताया था और इसी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के लिए एंजाइम वर्ड कोहने ने दिया था। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम जैसा पहले कहा गया एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। इस एंजाइम के बारे में व्हाट यू आर रिटन इन योर एनसीईआरटी वन बाय वन, लेट अस लुक इट एंड लर्न इट। थैंक यू। एंजाइम इज ए सब्सटेंस दैट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? एंजाइम एक सब्सटेंस है। क्या है? एक सब्सटेंस है दैट एक्ट्स एज, किसके जैसा? कैटलिस्ट के जैसा। किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें कैटलिस्ट का कार्य करने वाला, प्रेरक का कार्य करने वाला, रिएक्शन रेट को एनहांस कराने वाला जो सब्सटेंस होता है वो एंजाइम कहलाता है। एक्सेप्ट राइबोजाइम ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स इंक्लूड प्रोटीन्स। बड़ी बात है, पूछा भी जाता है। राइबोजाइम को छोड़ करके जो आरएनए का बना होता है, इस राइबोजाइम को छोड़ करके जितने एंजाइम होते हैं मोर ओवर उसमें प्रोटीन अवश्य होता है। प्रोटीन होगा, पेप्टाइड होगा, लेकिन होगा जरूर, एमिनो एसिड जरूर उसमें होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि प्रोटीन एंजाइम्स आर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी भी हम लोगों ने प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ा, तो अब हमें जानना है कि आखिर ये जो प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन वाले जो एंजाइम होते हैं, यानी वो एंजाइम्स वो प्रोटीन्स जो एंजाइम में पार्टिसिपेट करते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं उस सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर वाले होते हैं। सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द एंजाइम्स कैटलाइजेस रिएक्शन एट हाई रेट थ्रू देयर एक्टिव साइट। हर एंजाइम में अपना एक एक्टिव साइट होता है। हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, तो इस एंजाइम का, ये एंजाइम हर तरह से कार्य थोड़ी करेगा। इस एंजाइम में मान लीजिए इसका एक्टिव साइट ये है, ये इसका एक्टिव साइट है, ये इसका एक्टिव साइट है। ये अपने एक्टिव साइट से ही जिस सब्सटेंस पर रिएक्ट करता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। तो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम अपने एक्टिव साइट से क्या करते हैं? रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं? कैटलाइज कर देते हैं। अब जैसे यहां देखिए, अगर यहां पर हम लोग देखना चाहें कि इसके यहां पे एक्टिव साइट क्या है, सपोज ये इसका एक्टिव साइट ये हुआ, इसका एक्टिव साइट ये हुआ, एक्टिव साइट ये हुआ, ध्यान रखिएगा, एक्टिव साइट ये हुआ,
या ये हुआ। तो इस प्रकार से ये एंजाइम है एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट हो गया, ये एक्टिव साइट हो गया, ये एक्टिव साइट हो गया। एंजाइम अपने एक्टिव साइट से ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर रिएक्ट करते हैं। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होता है? एंजाइम जिस मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं रिजल्ट देने के लिए, उसी मॉलिक्यूल को सबस्ट्रेट कहते हैं। जैसे कृष्ण पूतना का दूध पीते पीते उसका प्राण खींच लिए, तो पूतना के गोद में बैठे हुए कृष्ण एंजाइम है और पूतना क्या है? सबस्ट्रेट है। कृष्ण नामक एंजाइम पूतना नामक सबस्ट्रेट पर जितने पोर्शन से चिपके हैं उतना पोर्शन एंजाइम का एक्टिव साइट है, और पूतना का जितना भाग एंजाइम से कवर्ड है वह सबस्ट्रेट का रिएक्टिव साइट है, क्रियाधार अणु है, क्रियाधार स्थल है। ठीक है, आगे देखिए, द एंजाइम्स कैटालाइजेस रिएक्शन एट हाई रेट थ्रू देयर एक्टिव साइट। ध्यान रखिएगा, अभी भी आपसे कहा गया कि एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। सपोज इस बात के इंपॉर्टेंस को बताते समय बताया गया है कि जो भोजन हम लोग करते हैं हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम यदि भोजन को पचाने में, यानी भोजन को पचाने में जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, हमारे पेट के डाइजेस्टिव एंजाइम यदि उसको एनहेंस न करते, कैटलाइज न करते, तो एक बार का किया गया भोजन नॉर्मल वे में पचने में 30 वर्ष लग जाते, 30 इयर्स लग जाते एक बार के किए गए भोजन को पचाने में। लेकिन होता क्या है? एंजाइमेटिक रिएक्शन की वजह से, एंजाइम के द्वारा उस रिएक्शन को कैटलाइज करने के, एनहेंस कराने के कारण वो 30 वर्ष का रिएक्शन 24 घंटे में ही पूरा हो जाता है। ठीक है, क्लियर? आवाज आ रही? थोड़ा सा कंट्रोल करो बेटा, ये सब कवर हो रहा है। ठीक है, उसको पूरा करते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पर दूसरे पॉइंट को फोकस करते हैं। अगले क्वालिटी को बताते से बताया जा रहा है कि एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ये जो एंजाइमेटिक जो कैटलिस्ट होते हैं, यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से क्या होते हैं? डिफर करते हैं, अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क्स एट हाई टेम्परेचर। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट जिसे आप एंजाइम्स कहते हैं, इससे डिफर होते हैं, भिन्न होते हैं। इस मामले में कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्शन करते रहते हैं, रिएक्शन को कैटलाइज करते रहते हैं, जबकि एंजाइम्स हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर भी क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कार्य करते रहते हैं, जबकि एंजाइम्स गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या होता है कि जो एंजाइम होते हैं वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में क्या होते हैं? डैमेज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनकी रिएक्टिविटी खत्म हो जाती है। आपने महसूस किया होगा गर्मी के मौसम में जब एक्सटर्नल टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है मोर ओवर लगभग 30-40 डिग्री 45 के लगभग पहुंच जाता है, तो हमारा जो खाया हुआ भोजन है वो इंडाइजेशन हो जाता है, इंडाइजेशन का शिकार हो जाते हैं, हम अपच के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पेट में आया हुआ भोजन डाइजेस्टिव एंजाइम की टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है और हम अपच के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, और ठंडी के मौसम में हम चाप के खाते हैं, टेम्परेचर, हमारी बॉडी टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और वजह क्या होती है? खाते जाओ पचाते जाओ, खाते जाओ पचाते जाओ। इस चीज का एक प्रैक्टिकल बिहेवियरल एग्जाम्पल आपने यहां देखा। तीसरी चीज, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ किसका? ऑफ enzymes isolated from thermophilic organism। thermophilus बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मोफिलस। क्या है? थर्मस एक्वाटिकस।
थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस नाम का एक बैक्टीरिया है जो गर्म झरनों में या एसिड के बॉइलिंग क्या होते हैं, झरनों में पाए जाते हैं। और वो क्या होता है, वो 90 से 95 डिग्री 99 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी क्या होते हैं, वो रिएक्टिव एक्टिव बने रहते हैं। तो एंजाइम की क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी का भी गुण उसमें पाया जाता है। एंजाइम में ऐसा नहीं कि हर एंजाइम जो है वो 60 डिग्री, अब हम लोगों के बॉडी में जो एंजाइम है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड जवाब दे देंगे, उनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, क्योंकि जितने एंजाइम हैं उनके बीच का जो बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड, वो सब ब्रेक कर जाएंगे और क्या हो जाएगा, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन कुछ रेयर ये बैक्टीरिया होते हैं जिनमें क्या होता है, एंजाइम जो है 90 डिग्री से एबव टेम्परेचर पर भी क्या होते हैं, इवन बॉइलिंग वाटर में भी क्या होते हैं, वो एक्टिव बने रहते हैं। और उसी एंजाइम का प्रयोग हम लोगों ने क्या कर लिया, टेक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर में, बायोटेक्नोलॉजी में उसी एंजाइम का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पर भी हम लोग क्या करते हैं, जीन जो डीएनए होता है उसका रेप्लिकेशन कराते हैं, तो वहां पे यूज में आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंजाइम एनहेंसेस रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। एनहेंसेस यानी ये एंजाइम स्वयं किसी रिएक्शन को नहीं करता है, इट डजंट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन एज ए कोर पार्टिकल, बट इन स्पाइट इट हेल्प्स ओनली, इट एनहेंसेस, यह एजेंट का कार्य करता है, अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, न कि स्वयं अभिक्रिया करता है। इसलिए अभी आप आगे चल के देखेंगे कि यह वहां पर के जाकर के क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और वहां से क्या करता है, ये रिएक्शन के रेट को एनहेंस करता है। अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें एंजाइम पर, तो एंजाइम के प्रकार, वहां तक हम लोगों ने कैरेक्टर पढ़ा, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, एंजाइम के प्रकार देखते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों के बारे में जो जानकारी है, जो बायोलॉजी में जो एंजाइम्स के बारे में जानकारी है, देखा गया है मॉलिक्यूलर बेस पर, अणुओं की संरचना के आधार पर पाया गया है कि एंजाइम जो है, इन किसी भी एंजाइम में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एंजाइम या तो अकेले केवल प्रोटीन का बना होता है, ऐसे एंजाइम को सिंपल एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल एंजाइम कहेंगे। तो ये सिंपल एंजाइम्स क्या होते हैं, ओनली अमीनो एसिड या पेप्टाइड कंटेनिंग होते हैं, इसमें केवल पेप्टाइड या अमीनो एसिड होता है, यानी प्रोटीन के बने होते हैं। और ऐसे एंजाइम जो केवल प्रोटीन के बने होते हैं, जिनमें केवल प्रोटीन होता है या अमीनो एसिड होता है या पेप्टाइड होता है, ऐसे अमीनो एसिड क्या कहते हैं, ऐसे एंजाइम्स एपो एंजाइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एपो एंजाइम। अभी आगे आप इस बात की चर्चा सुनेंगे, ठीक ना। तो एपो एंजाइम ऐसे एंजाइम जो मात्र प्रोटीन के बने होते हैं, इसमें कोई दूसरे नॉन प्रोटीनस प्रोडक्ट यानी नॉन प्रोस्थेटिक कोई भी ग्रुप नहीं होता है, ऐसे एंजाइम सिंपल एंजाइम कहलाते हैं। और इसका एग्जांपल है एमाइलेज, प्रोटीएज, यूरिएज, ठीक। और एंजाइम दूसरे जो प्रकार होते हैं वो प्रोटीन के साथ साथ दूसरे इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक फैक्टर्स से भी क्या होते हैं, अटैच होते हैं, टेम्पोरली या परमानेंटली। तो आइए देखते हैं। तो ऐसे एंजाइम को कॉम्प्लेक्स एंजाइम कहा जाता है। ये क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये इसमें क्या होता है, इस एंजाइम में जो प्रोटीन के साथ साथ कुछ और भी प्रोटीन तो होता है, साथ साथ इसमें नॉन प्रोस्थेटिक ग्रुप भी अटैच होते हैं। और प्रोटीन को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, जिसको एपो एंजाइम के रूप में दर्शाते हैं। और नॉन प्रोस्थेटिक ग्रुप को जो है, वो जो है जिसमें प्रोटीन नहीं होता, उसको नॉन प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और इस नॉन प्रोस्थेटिक ग्रुप में आते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस आते हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, इसमें मेटल आयंस होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, आयरन, ये सब के आयंस अगर प्रोटीन से अटैच हैं, एपो एंजाइम से अटैच हैं, तो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स एंजाइम हो जाएगा या होलो एंजाइम हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को एपो एंजाइम से परमानेंटली अटैच होते हैं।
लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं NAD, FAD, NAD2H, FAD2H या FMN, ये सब क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जो टेम्पोरली क्या होते हैं? एपो एंजाइम से अटैच होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इन द फॉर्म ऑफ कोफैक्टर्स व्हेन कंबाइंस विद एपो एंजाइम, these organic or inorganic components in the form of cofactors in the form of non-prosthetic group when attached with prosthetic group, that is apoenzyme, then this combo molecule, this complex molecule is known as holoenzyme। ठीक है, तो आपने holoenzyme, apoenzyme, cofactors का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब यहां पर हमें एंजाइम्स के बारे में वही चीजें जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उस चीज को यहां देख रहे हैं। द एंजाइम मेड बाय ओनली अमीनो एसिड इज नोन एज एपोएंजाइम। अब वह एंजाइम जो केवल अमीनो एसिड या प्रोटीन से मिलकर बना है वो एपोएंजाइम कहलाएगा। अब इसे ही प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, द एंजाइम मेड बाय प्रोटीन एंड कोफैक्टर इज नोन एज होलोएंजाइम। अगर वह एंजाइम उस एंजाइम में कोफैक्टर भी अटैच हैं इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो वो होलोएंजाइम कहलाएगा। एग्जांपल क्या है? डीएनए पॉलीमरेज, ये किसका एग्जांपल है? आरएनए पॉलीमरेज, ये किसका एग्जांपल है? ये एक होलोएंजाइम्स के एग्जांपल हैं। डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज ये क्या है? ये एक होलोएंजाइम्स के एग्जांपल हैं जिसमें प्रोटीन के साथ साथ कोफैक्टर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहां पर अब आगे चल करके हम लोग कोफैक्टर सहकारक के बारे में जानकारी रखेंगे कि आखिर ये सहकारक क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहां देखिए, कोफैक्टर्स और कोएंजाइम दो चीजें हैं, इसको दोनों को एक साथ हम देखेंगे। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोएंजाइम्स क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोफैक्टर्स क्या होते हैं? ये कोफैक्टर्स प्रोस्थेटिक और नॉन प्रोस्थेटिक दोनों होते हैं। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? ये नॉन प्रोस्थेटिक होते हैं। नॉन प्रोस्थेटिक क्यों? नॉन प्रोस्थेटिक क्यों होंगे? नॉन प्रोस्थेटिक होते हैं जब एपोएंजाइम से नॉन प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर्स क्या होते हैं? नॉन प्रोस्थेटिक होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये नॉन प्रोस्थेटिक क्या होते हैं? नॉन प्रोस्थेटिक में ये देखिए कोफैक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, क्या होते हैं? ये नॉन प्रोस्थेटिक जो होते हैं, यदि वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में हैं, यदि वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में हैं तब वो क्या होते हैं? वो परमानेंटली ज्वाइंट होते हैं। when cofactors permanently joins with apoenzyme, then that enzyme will known as holoenzyme। और ये जो कोफैक्टर्स हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में वो मेटल आयंस होते हैं, जैसे कॉपर हुआ, आयरन हुआ, मैग्नीज हुआ, जिंक हुआ, कोबाल्ट हुआ, पोटेशियम, कैल्शियम हुआ, पोटेशियम हुआ, कोबाल्ट एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये इनऑर्गेनिक, ये क्या है? इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं? परमानेंटली एपोएंजाइम से अटैच होकर के होलोएंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। और दूसरे हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में क्या होते हैं? ये परमानेंट लिंकेज विद एपोएंजाइम। परमानेंट गलत लिख दिया गया, ये टेम्पोररी लिंकिंग होती है। बेटा ध्यान रखना, इनकी लिंकिंग परमानेंट लिंकिंग इनकी होती है, टेम्पोररी लिंकिंग इनकी होती है। ये टेम्पोररी होते हैं, ये टेम्पोररी लिंक विथ एपोएंजाइम्स। ठीक है, तो ये टेम्पोररी लिंक करते हैं एपोएंजाइम से। इसके एग्जांपल है एनएडी। एनएडी क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। हिंदी मीडियम के छात्र ध्यान से सुन लें, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। इसके लिए हिंदी वर्ड नहीं लिखा गया है, मुझे उम्मीद है आप इसको देख कर समझ जाएंगे। एनएडीपी क्या है? उसी में फास्फेट जोड़ दीजिए, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोफॉस्फेट, ये एनएडीपी है। सीओ ये जो क्या है? ये कोएंजाइम है, कोएंजाइम है। एफएमएन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। और क्या है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या फेडी। ये सब क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा, ये हम लोग जब रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे या फोटोसिंथेसिस जब पढ़ेंगे तो वहां क्या होता है? ये सब ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स का फॉर्मेशन होता है। अब इनकी वजह से क्या होते हैं? रिएक्शन क्या होते हैं?
आगे एनहेंस होते हैं, आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, अब क्या है, कोएंजाइम को यहाँ डिफाइन किया गया है, ए सब्सटेंस विच एक्ट्स एज ए टेम्पोररी कैरियर ऑफ एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। यानी एंजाइम की सहायता से कोई रिएक्शन अगर हो रहा है, जैसे ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है, इसने इस सबस्ट्रेट पर रिएक्ट किया, ये एक सबस्ट्रेट है, या सबस्ट्रेट इसको छोड़िए, ये सबस्ट्रेट नहीं है, ये एंजाइम है, और हाँ ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट पर ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये इस दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट से मिल जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा एंजाइम और सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट ये कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सबस्ट्रेट ये जो कॉम्प्लेक्स है यही इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये जो कोएंजाइम्स होते हैं इसी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैरी करते हैं, कहां तक, तब तक कैरी करेंगे जब तक ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को ब्रेक न कर दे। अगर इसको ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने तक ये क्या हो जाएगा, ये इसमें अटैच होगा और ये किस फॉर्म में हो जाएगा, ये एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से लेकर के एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स तक की जो यात्रा होती है ये इंटरमीडिएट कंपाउंड कहलाते हैं। और ये जो कोएंजाइम्स होते हैं वो यहां से यहां तक के रिजल्ट को पहुंचाने में क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैरी करते हैं। वही बात यहां बताई गई। इस चीज को भी आगे हम लोग लेक्चर में और पढ़ेंगे। हाँ, वहां जाके भूल मत जाइएगा, ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट, द एक्सिस्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट वाज प्रेडिक्टेड बाय स्वीडिश केमिस्ट। ये जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, इसको सबसे पहले 1835 में 1835 में स्वीडिश के केमिस्ट थे, नाम था, बेटा याद रखना, नाम था जॉन जैकब बर्जीलियस। ये जॉन जैकब बर्जीलियस साहब ने सबसे पहले इस प्रकार के भी लिविंग सेल्स में रिएक्शन कराने वाले कैटलिस्ट होते हैं जिसको उन्होंने बायो कैटलिस्ट नाम से संबोधित किया। अब इसके कॉन्सेप्ट को बताया, लेकिन इस लंबे शब्द कौन, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट शब्द के लिए एक शब्द एंजाइम किसने दिया, ये कोहने साहब ने दिया 1878 में, 1878 में। Dear student, thus you can know the concept was given by Swedish chemist John Jacob Berzelius in 1835 for biological catalyst, and the word biological catalyst was rewarded with the word enzyme by Kohne in 1878. ठीक है, इसी चीज की हिंदी में वहां ट्रांसलेशन दिया गया है, आप इजिली पढ़ के समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जाकर के हम यहां पर क्या करेंगे, एक डिफरेंस कोएंजाइम और कोफैक्टर में अब हम यहां पर एक डिफरेंस स्टेब्लिश करेंगे। अंतर क्या होता है, तो यहां पर अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये डिफरेंस देखिए, पहला डिफरेंस मीनिंग के आधार पर हम पहला डिफरेंस देखेंगे। कोएंजाइम क्या होते हैं, पहले कोफैक्टर देखिए। कोफैक्टर्स आर द सब्सटेंस दैट बाइंड्स टू एन एंजाइम, एंजाइम को जो बांधे, द बाइंड टू एन एंजाइम आल्सो नोन एज हेल्पर मॉलिक्यूल। ठीक है, हेल्पर मॉलिक्यूल। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स
किसी एंजाइम को बाइंड करते हैं और इनको हेल्पर मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है, हेल्पर मॉलिक्यूल। इन स्पाइट जो कोएंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैरीज केमिकल ग्रुप्स बिटवीन एंजाइम। क्या करते हैं, एंजाइम्स के बीच में जो केमिकल ग्रुप होते हैं उनको कैरी करते हैं, कौन, कोएंजाइम्स। एंड आल्सो नोन एज को सबस्टेट, इनको सहक्रियाधार यानी को सबस्टेट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, मीनिंग के आधार पर कोएंजाइम को सबस्टेट होते हैं और को फैक्टर्स हेल्पर मॉलिक्यूल्स होते हैं। बाइंड्स के आधार पर, बॉन्डिंग के आधार पर अगर दूसरे पॉइंट पर हम ध्यान दें तो क्या होते हैं, कोएंजाइम्स में, कोएंजाइम्स क्या होते हैं, ये जो केमिकल ग्रुप्स होते हैं लूजली बाइंड्स एंजाइम्स। ये क्या करते हैं, एंजाइम में लूजली क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, लूजली बाइंड होते हैं। जबकि ये जो कोफैक्टर्स होते हैं ये कोवैलेंटली बाइंड्स एंजाइम, एंजाइम के साथ क्या करते हैं, कोवैलेंट बना करके, कोवैलेंसी के द्वारा क्या होते हैं, ये आपस में लिंक होते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम लोग चर्चा करें तो थर्ड फीचर क्या है, ये रिमूव क्या करते हैं, रिमूवल के आधार पर। तो कोई एंजाइम्स रिमूव्स कैन बी इजिली रिमूव्ड केमिकल मॉलिक्यूल्स। कोई एंजाइम्स क्या करते हैं, कोएंजाइम क्या करते हैं, कैन बी इजिली रिमूव, कोएंजाइम्स को आसानी के साथ आप रिमूव कर सकते हैं। जबकि कोफैक्टर्स कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय डीनेचुरेशन। कोफैक्टर्स में जो सबस्टेंस होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो डीनेचुरेशन यानी जब उनका डीनेचुरेशन जब अप्राकृतिक रूप से उनके साथ बर्ताव करेंगे, हाई टेम्परेचर, हाई पीएच, हाई कंसंट्रेशन या हाई पीएच वैल्यू पर, तब क्या होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फॉर्म के बारे में चर्चा करें कि कोफैक्टर और कोएंजाइम का आकार के आधार पर, फॉर्म के आधार पर, तो क्या होते हैं, ये कोएंजाइम्स क्या होते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं। कोएंजाइम्स क्या होते हैं, ये केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं, और जबकि कोफैक्टर्स केमिकल कंपाउंड होते हैं। ध्यान रखिएगा, कोएंजाइम्स मॉलिक्यूल है और कोफैक्टर कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक, अगला चीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, पांचवें पर अगर चर्चा करें तो क्या होते हैं, पांचवें पॉइंट पर अगर चर्चा करें तो कोएंजाइम्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जबकि कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक, छठवां टाइप के आधार पर अगर चर्चा करें तो ये जो कोएंजाइम्स होते हैं ये टाइप ऑफ कोफैक्टर्स होते हैं, ये प्रकार के कोफैक्टर्स होते हैं। कोएंजाइम्स क्या है, प्रकार के कोफैक्टर्स ही हैं, जबकि कोफैक्टर्स क्या होते हैं, टू टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स, ये दो प्रकार के कोफैक्टर्स मिलते हैं, जो क्या होता है, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम्स में क्या होगा, कोएंजाइम्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट कैरीज इंटरमीडिएट बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स टू रिजल्ट, और प्रोस्थेटिक ग्रुप मींस प्रोटीन भी इसमें होता है। फंक्शन के आधार पर अगर इनकी चर्चा करें तो फंक्शन क्या होता है, कोएंजाइम्स एक्ट्स एज कैरियर, ये केवल एक कैरियर का कार्य करते हैं, जबकि कोफैक्टर्स क्या करते हैं, इंक्रीजेस, यहां पे शब्द बेटा ध्यान रखना, शब्द आई एन है ना, आई जो है वो क्या हो गया है, इसमें मिल गया है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इनहेंस करता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल में क्या है, बायोटीन, विटामिन एंड कोएंजाइम ए, ये सब क्या है, ये कोएंजाइम्स के एग्जाम्पल हैं, जबकि कोफैक्टर्स के एग्जाम्पल क्या हैं, मेटल आयंस सच एज पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सब के क्या होते हैं, एक्सेट्रा, इन सब के क्या होते हैं, ये आयंस किसके एग्जाम्पल हैं, कोफैक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आइए डिफरेंस के बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करें
इसमें हम लोगों को चर्चा करना है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यानी इनके रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म है। तो आइए हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यस डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ओके, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में क्या है ये देखिए, यहां पर आराम से आप देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में। यहां देखिए, यहां पर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है, ये आपका एंजाइम है। कैसे रिएक्शन करता है इसके बारे में बताया जा रहा है। ये आपका एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। एंजाइम जिस मॉलिक्यूल पर रिएक्ट करता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, दोनों रिएक्शन किए। रिएक्शन करने के बाद क्या हुआ, एंजाइम जब सबस्ट्रेट, एंजाइम का एक्टिव साइट जब सबस्ट्रेट के क्या होता है एक्टिंग साइट से अटैच हो गया तो ये बन गया एक नया कंपाउंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये बन गया, ये है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद इस एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट पर रिएक्ट किया। सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल थे उनके इतने नजदीक पहुंच गया कि उनके बॉन्ड्स को, उनके बीच में जो बॉन्डिंग थे, बॉन्डिंग को उसने तोड़ दिया। जहां जहां से बॉन्ड को तोड़ेगा यह सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, वहां वहां से टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या हो जाएगा, अब वो प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इस रिजल्ट को यहां से यहां तक पहुंचाने में कौन काम करेगा, कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ऑर्गेनिक कोफैक्टर काम करेगा। अब ये बन गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। इतना करने के बाद फिर एंजाइम क्या करेगा, इसको छोड़ देगा। छोड़ के क्या काम करेगा, अलग हो जाएगा और ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अपना अलग हो जाएगा। इस प्रकार से प्रोडक्ट अलग बन जाएगा, एंजाइम अलग बन जाएगा। आप देखिए प्रोडक्ट तो बन गया, सबस्ट्रेट टूट गया, सबस्ट्रेट टूटने से जो बना वो प्रोडक्ट हुआ, लेकिन ये जो एंजाइम है पूरा का पूरा सेफ बचा रह गया। अब ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम फिर क्या काम करेगा, जो दूसरा कोई सबस्ट्रेट होगा, अब जो दूसरा कोई सबस्ट्रेट होगा उस सबस्ट्रेट से ये एंजाइम जाकर के फिर से रिएक्ट करेगा, यानी यहां से क्या काम करेगा, ये यस, अब ये एंजाइम क्या काम करेगा, ये दूसरे रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए यहां से फिर किसी दूसरे सबस्ट्रेट से क्या करेगा, जुड़ेगा, जुड़ करके इस प्रकार से रिएक्शन को आगे बढ़ाता रहेगा। इस प्रकार से साइकिल चलती रहेगी। यानी थोड़ी सी मात्रा, एंजाइम की थोड़ी सी ही मात्रा क्या काम करती है, ये बड़े से बड़े ज्यादा सबस्ट्रेट को क्या करता है, प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। इसका एक एग्जांपल आपको दें, सर्प का जो वेनम होता है, पॉइजन, वो क्या होता है, वो एक प्रकार का एंजाइम है। सर्प का वेनम एक प्रकार का एंजाइम है। जब भी सर्प कभी किसी को काटता है तो लिटिल अमाउंट ऑफ वेनम उसके ब्लड में इंजेक्ट करता है। और ब्लड कितना होता है, एक हेल्दी पर्सन में 5-5.5 लीटर लगभग ब्लड होता है, लेकिन वो उतना ही मात्रा वेनम का क्या करता है, वो धीरे इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम क्या करता है, धीरे धीरे पूरे ब्लड को कोआगुलेट करा देता है। एक को कोआगुलेट कराएगा, रिजल्ट निकाला, एक कोआगुलेट हो गया, फिर दूसरे ब्लड के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, फिर उसको कोआगुलेट कराएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। इस प्रकार से एक देखा गया है आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर क्या करता है, मोर ओवर ब्लड को इतना ज्यादा कोआगुलेट करा देता है कि वो पेशेंट मरने की कंडीशन में आ जाता है। तो यही रिएक्टिविटी है इसकी, जो है कि ये साइक्लिक वे में काम करता जाता है, प्रोडक्ट देता जाता है, खुद नहीं बदलेगा। हम न मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा, वही हाल है कि खुद नहीं बदलेंगे, पूरी दुनिया बदल देंगे। आज भी हमारे सोसाइटी में बहुत सारे कुछ एंजाइमेटिक नेचर के होते हैं जो खुद नहीं बदलना चाहते, लेकिन पूरी दुनिया को जरूर बदलना चाहते हैं। ये अजीब बात है।
वो भी ये इसी प्रकार के खुरापाती माइंड वाले होंगे लोग जो एंजाइमेटिक नेचर के। ठीक है, अब आइए देखिए, यहां पे उसी चीज को यहां दर्शाया गया है, एंजाइम ये सबस्ट्रेट है। एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, ध्यान रखिएगा, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट है। और ये क्या है, ये सबस्ट्रेट का रिएक्टिव साइट है, ये रिएक्टिव साइट है। अब क्या करेगा ये एंजाइम, इस सबस्ट्रेट से क्या करेगा, लॉक एंड की सिस्टम से ये क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद अब यह एंजाइम यहां पर जहां जहां अटैच है वहां वहां क्या करेगा, वहां वहां जाकर के ये एंजाइम जहां जहां अटैच है वहां वहां जाकर के क्या करेगा, ये जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है, ये जो सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट को तोड़ेगा बेटा, इस सबस्ट्रेट के क्या करेगा, तोड़ेगा। तोड़ेगा तो कैसे तोड़ेगा, ये देखिए, ये क्या काम करेगा, ये एंजाइम जाकर के यहां से देखिए, ये एंजाइम जाकर के यहां से अटैच हो गया, ये अटैच हो गया। अटैच होने के बाद क्या काम करेगा, अटैच होने के बाद अब ये क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, ये इस पर रिएक्शन प्रभाव डालेगा, ये इस पर, सॉरी यहां पे नहीं तोड़ेगा, यस। अब देखिए ये प्रभाव इसको डालेगा, ये इसको तोड़ेगा, यहां तोड़ देगा, फिर यहां तोड़ देगा, फिर यहां वाला यहां तोड़ देगा। इस प्रकार से पहले मिलने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, ये वाला बनाया, इसके बनाने के बाद फिर इसके जो एक्टिव साइड थे उस पर रिएक्ट किए, रिएक्ट करने के बाद इसको ब्रेक किए, बॉन्ड को तोड़ दिए। तोड़ने से क्या हो गया, रिजल्ट क्या आया, अब रिजल्ट ये आया, ये देखिए, अब इसका रिजल्ट ये आया कि एंजाइम तो अलग हो गया, लेकिन एंजाइम अलग होने के साथ साथ ये जो प्रोडक्ट था ये भी क्या हुआ, ये देखिए, 1 2, यानी प्रोडक्ट देखिए कितने टुकड़ों में टूट गया, ये देखिए, ये हुआ प्लस, ये हुआ प्लस, यहां पे क्या हुआ, ये वाला पोर्शन, यानी ये और ये दूसरा पोर्शन हुआ, प्लस यहां पर ये 3 प्लस ये 4, तो क्या हुआ, 1 2 3 4 टुकड़ों में इस सबस्ट्रेट को तोड़ दिया। यही 4 टुकड़े क्या कहलाएंगे, ये प्रोडक्ट कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ये प्रोडक्ट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इसकी रिएक्शन होता है और आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। मैकेनिज्म में जो लिखा गया है, इसमें जो हमारी एनसीईआरटी में क्या दिया है, द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट का जो एक्टिव साइट है वहां पे क्या होता है, वो एंजाइम का क्या करता है, बाइंडिंग साइट क्या होता है, उससे अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद बाइंडिंग साइट्स ऑफ द सबस्ट्रेट induces the enzyme to alter its shape fitting more tightly around the substrate। ध्यान रखिएगा, यहाँ एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, यहाँ पर लॉ ऑफ कीज या एक इंड्यूस्ड फिट मॉडल काम करता है, यानी एंजाइम कैसे काम करता है। मान लीजिए ये क्या है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है। रूप ये है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट के नजदीक आएगा तो सबस्ट्रेट नहीं बदलेगा। एंजाइम क्या करता है, इस सबस्ट्रेट पे जहां क्रिया करेगा उस ढंग से स्वयं अपने आप को, ये सबस्ट्रेट ही अपने आप को, ये क्या है, ये एंजाइम था, ये एंजाइम इससे रिएक्ट करेगा तो इसके क्रियाधार अंश क्या करेगा, स्वयं जाकर के इसके हिसाब से अपने को मॉडिफाई करने, अपने शेप को बदलेगा
और शेप को बदल के क्या करेगा, शेप को बदल करके, यस, शेप को बदल करके टाइटली इसके साथ क्या करेगा, जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए यही इसको बदलना हुआ, ये क्या हुआ, यही एंजाइम अपने को, अगर ये इसका एक्टिव साइट है सबस्ट्रेट का, तो इस जहां पे उसको रिएक्ट करना है तो उसके हिसाब से क्या करेगा, अपने को पूरी को बदल करके पूरे इसमें एकदम फिट हो जाएगा। और जब फिट हो जाएगा तो इतने नजदीक आ जाएगा कि अब यह इसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में जहां जहां क्या रहेगा, यहां पर इसकी बॉन्ड को तोड़ देगा। जब तोड़ देगा ये क्या हो जाएगा, ये सबस्ट्रेट उतने टुकड़ों में टूट जाएगा, ये सबस्ट्रेट उतने टुकड़ों में टूट जाएगा। अब देखिए एक टुकड़ा इसका ये हो गया, दूसरा टुकड़ा इसका ये हो गया, तीसरा टुकड़ा इसका ये, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा इसका ये बना, चौथा टुकड़ा इसका क्या हुआ, ये हो गया, और पांचवा टुकड़ा इसका क्या हुआ, ये हो गया। इस प्रकार से 5 टुकड़ों में प्रोडक्ट को तोड़ दिया, यही बात कहा जा रहा है। फिर क्या करता है, एंजाइम ब्रेक्स बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। जैसे इसको मिलेगा एंजाइम, जब इसको बॉन्ड को टूट जाएगा तब यही कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, फिर आगे द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट एंड एंजाइम फ्री इज नाउ रेडी टू रिएक्ट विथ न्यू मॉलिक्यूल्स। इस प्रकार से प्रोडक्ट बनाने के बाद ये जो एंजाइम है वो फ्री हो जाता है नेक्स्ट प्रोडक्ट पर रिएक्ट करने के लिए। ये इसकी जो है रिएक्शन मैकेनिज्म है। डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं वाच करना चाहूंगा कि व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड पर ये जो इंग्लिश वर्ड लिखे गए हैं आपके लिए विजिबल हैं कि नहीं हैं। डियर स्टूडेंट्स, छोटे हैं, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, आपको जूम करना पड़ेगा। ठीक है, अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा हम और बड़े बड़े शब्द में लिखें जिससे आप आसानी से पढ़ सकें। यह डियर स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट पेज पर हम लोग फोकस करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम लोग ये ध्यान करेंगे वो कौन कौन से कारक हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहली बात बताई गई है टेम्परेचर, क्या लिखा है, टेम्परेचर, पीएच और कंसंट्रेशन। ये जो सॉल्यूशन है, जो सबस्ट्रेट का सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन, एंजाइम का कंसंट्रेशन, मीडियम का पीएच वैल्यू और टेम्परेचर, ये क्या करते हैं, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, एंजाइम की एक्टिविटी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। वन करके देखिए, ईच एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू, यहां पीएच लिखा है डियर स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। हर एंजाइम क्या करता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पर क्या करता है, अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी को शो करता है। यानी यदि पीएच और टेम्परेचर ऑप्टिमम है तो क्या होगा, एंजाइम अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी को शो करेगा, और ये जिससे नीचे हो जाएगा तो क्या करेगा, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड एबव ऑप्टिमम वैल्यू। ऑप्टिमम वैल्यू से बिलो होने पर या ऑप्टिमम वैल्यू से एबव होने पर, बिलो होने पर माने कम होने पर, एबव होने माने ज्यादा होने पर, दोनों दशाओं में जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो डिक्लाइंस माने डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी को शो करें, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, और यहां पे जो है पीएच वैल्यू को अगर शो करें तो क्या होगा, जैसे जैसे पीएच वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ती जाती है। एक समय आता है ये ऑप्टिमम वैल्यू है, इस ऑप्टिमम वैल्यू के बाद भी अगर हम पीएच का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंजाइमेटिक रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, यही चीज किसके लिए है, यही चीज टेम्परेचर के लिए भी है। ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी है हमारी एनसीईआरटी में, इसका ग्राफ बना हुआ है,
ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी को ये शो कर रहा है। ठीक है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को शो कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी को शो कर रहा है। यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर दिखाएं, टेम्परेचर, तो डियर स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम टेम्परेचर, मान लीजिए ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम यानी मैक्सिमम, मैक्स है। अगर यहाँ से टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आ जाएगा जब ऑप्टिमम टेम्परेचर हो जाएगा, उसके आगे भी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी घटेगी नहीं, बल्कि क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यही बात कहा गया है, ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच वैल्यू से ज्यादा या कम होने पर क्या होगा, पता क्या होता है, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अगला पॉइंट है, with the increase in substance concentration the velocity of enzymatic reactions rises at first, but after Vmax there is no any further rise। क्या कर रहे हैं, कह ये रहे हैं कि ये जो with the increased substance concentration velocity of एंजाइम की जो एंजाइम रेट की जो वेलोसिटी है, रेट, अगर मान लीजिए ये हम इस y एक्सिस पर हम एंजाइम के रेट को दिखा दें, यानी वेलोसिटी को दिखाएं, यहां पर वेलोसिटी को दिखा रहे हैं, यहां पर ये मैक्सिमम वेलोसिटी है Vmax, और यहां पे क्या है, ये आधी Vmax अपॉन 2 यानी मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा। अब क्या कर रहे हैं, यहां क्या कर रहे हैं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इनके कंसंट्रेशन यानी जो जिस पर एंजाइम रिएक्ट कर रहा है, जिस सबस्ट्रेट पर, उसके कंसंट्रेशन को यदि हम बढ़ाते जाएं, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के साथ साथ जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। एक उच्च मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद भी ये वेलोसिटी बढ़ती नहीं बल्कि घट जाती है, घटने लगती है। क्यों?